नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज थोड़ा मूड माहौल बदला हुआ है। आज मुंबई शहर से ये शो की शुरुआत हो रही है और बाजार का ही मूड माहौल थोड़ा बदला हुआ है। हफ्ते की शुरुआत में उम्मीद थी कि बाजार थोड़ा संभलेगा, थोड़ा कमबैक दिखाएगा, लेकिन सिचुएशन पलटी और बाजार में कमबैक दिखाने की बजाय आज फिर बिकवाली रही। हालांकि बिकवाली की इंटेंसिटी थोड़ी ईज ऑफ हुई है और मार्केट थोड़ा सा कमबैक करता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले कंपैरिजन में गिरावट थोड़ी संभली है, लेकिन आज का जो कल्प्रिट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जहां पर तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। सो मार्केट्स के अंदर हैवी सेल ऑफ और हैवी सेल ऑफ के बीच में आज भी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली है। निफ्टी करीब करीब 8 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स में रफली 84 अंक की गिरावट है। निफ्टी बैंक जो कि 200 सवा 200 अंक नीचे कामकाज करता हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 319 अंक नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स में 132 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन में करीब 570 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1897 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मेजर प्रेशर जो है वो एटलीस्ट आपको ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर दिखाई पड़ेगा, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 4 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो मार्केट में प्रेशर है और वो प्रेशर आपको ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज्यादा कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। तो ये तरह का एक प्रेशर मार्केट्स के अंदर फेस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बिकवाली में आज आपकी रणनीति क्या हो, क्या करें बाजार के अंदर, इन सब पे जरा बातचीत कर लीजिए। और आज फिर अब इतनी खराब सिचुएशन है मार्केट में, तो हमने डॉक्टर साहब को इनवाइट किया और डॉक्टर साहब हमारे साथ आज फिर मौजूद है दिल्ली स्टूडियो में और मैं हूं मुंबई में। सो बातचीत नहीं हो पाई। अरे डॉक्टर साहब, ये मेरी जगह पे क्या मतलब रोजी रोटी में खतरा है क्या? नहीं, सुमित भाई, मैंने सोचा आज थोड़ा सा जगह बदल ली जाए। अब आज आप अवेलेबल नहीं थे तो मैंने सोचा चलो स्टूडियो पे आज कब्जा जमा लिया जाए। लेकिन बाद में मैंने जब इवैल्यूएशन किया तो खतरा हमारे लिए, मेरे लिए ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैंने एंकरिंग कर ली और आपने एनालिस्ट वाला पार्ट पकड़ लिया तो मेरे तो पेट पे ही लात पड़ने वाली है। तो फिर मैंने सोचा मुझे तो चुपचाप अपना रहना ज़्यादा समझदारी है। मुझे तो अपना डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वापस आने के लिए बाद मना ही कर दिया जाए कि कहाँ आप बैठ गए, डॉक्टर साहब ही अब से एंकर बनेंगे आगे। खैर, लेकिन डॉक्टर साहब मार्केट क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट में फिलहाल थोड़ा बहुत पुल बैक आता रहेगा, लेकिन पुल बैक पे बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इस समय लेवल्स के हिसाब से अगर आप मार्केट पे देख रहे हैं तो देखिए अभी 100-125 पॉइंट की थोड़ी सी पुल बैक आ सकती है, लेकिन ओवरऑल आज के हिसाब से जो ट्रेंड है वो 21,800 पहला, दूसरा 21,500, ये लेवल्स आएंगे ही आएंगे अगले आने वाले हफ्तों में। तो यहाँ पर जो भी तेजी आती है उस तेजी पर अपने स्टॉक्स को थोड़ा सा रीशफल करना है। निफ्टी में क्लियर कट यहां पर सेल ट्रेड लेना है, बाय ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर बाय ट्रेड लेते भी हैं तो पुट साइड से अपनी पोजीशन को हेज करके चलें, यानी कि ऑप्शन ट्रेड में पुट को जरूर बाय करके चलें, क्योंकि मार्केट इन लेवल्स पर सस्टेन नहीं करेगी। लेकिन यह क्लियर है थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। निफ्टी के लेवल्स 50-60 पॉइंट अपसाइड यहां पर दिखा सकते हैं और 22,250 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पर नजर आएगा। और निफ्टी बैंक, क्योंकि डॉक्टर साहब आज की सिचुएशन में प्रेशर रिलायंस की तरफ से आज जो है, निफ्टी बैंक इतना ज्यादा कल्प्रिट नहीं है बड़ा, लेकिन रिलायंस ज्यादा बड़ा कल्प्रिट है। सो क्या किया जाए अदरवाइज वहां पर? देखिए, ऑब्वियसली कि हैवी वेट स्टॉक्स अगर टूटते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। और बैंक निफ्टी पे भी अगर यहाँ पर ट्रेड के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद 4600 या फिर लोअर साइड पे 45,800 की पुट को बाय करना ज़्यादा समझदारी। रेंज काफ़ी अच्छी चल रही है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये अच्छा खासा आपको पुल बैक दे सकती है। तो 50 रुपये के एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको सेल ट्रेड लिया जा सकता है। फिलहाल बाय करने से बचे। और दूसरी तरफ अगर आउट ऑफ द मनी सेल करके चलना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। आप चूंकि अब बैंक निफ्टी में एक्सपायरी जो है वो लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि महीने की एक्सपायरी है, तो यहां पर 48,000 48,500 के जो 500 के 400-500 के प्रीमियम चल रहे हैं, इनमें थोड़ा सेल करके ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आप नजर बना के रख सकते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक तो बातचीत करेंगे ही, क्या निफ्टी एक गेनर लूजर के ऊपर नजर डालिए तो आज बढ़िया बीईएल, आइशर मोटर, अल्ट्राटेक जैसे नाम चल रहे हैं, विप्रो जैसे नाम चल रहे हैं और बिकवाली आज कोल इंडिया, रिलायंस जैसे शेयरों में है। तो डॉक्टर साहब, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ क्या किया जाए? क्या सिचुएशन दिख रही है? हैवी वेट है, थोड़ा प्रेशर में है, इन्वेस्टर क्या सोचे, ट्रेडर क्या सोचे?
देखिए फिलहाल तो इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट नहीं करना, बाय करने की बिल्कुल तैयारी नहीं करें, क्योंकि ये स्टॉक अभी और गिरेगा और गिरने में 1050 तक के लेवल यहाँ पर दिखा सकता है। और इस समय 1165 चल रहा है, हाल फिलहाल में 1080 के पास जरूर सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन ये मत सोचिएगा ये फ्रेश ब्रेक डाउन एक दिखा है, जो आप छोटा सा चार्ट देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे एक जिग जैग इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और जिसका टॉप 1329 और लोअर साइड पे 1210 है। 1329 1210 लगभग 90 से 100 पॉइंट होते हैं। अब 1180 के नीचे जाने के बाद वो 90 से 100 पॉइंट और गिरेगा, यानी कि 1100 के लेवल्स और 1080 के लेवल्स यहां पर दिखाई देंगे। बाय नहीं करना है। अगर बाय पड़ा है या फिर आपने पोजीशन ले रखी है तो यहां पर 1150 की एक पुट को हेज करने के लिए बाय कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 5 to 6 रुपीज। तो 5 से 6 रुपए का स्टॉप लेके आप पोजीशन को बने तो रह सकते हैं, हेज कर सकते हैं पुट के जरिए, लेकिन अदरवाइज आप आउटराइटली अभी खरीदारी ना करें, थोड़ा खरीदारी से बचे। ये डॉक्टर साहब मान रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के संदर्भ में। चलिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आज हमारे जानकार डॉक्टर साहब से कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की कोई रणनीति है, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप money9query@tv9.com इस हमारे मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। और साथ साथ आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद रहने वाले हैं। फटाफट उनसे हम आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आया है पवन शर्मा साहब के। इनके पास 120 रुपए के दाम पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर हैं और ये एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। क्या ये समय सही दिख रहा है आपको? क्योंकि अब 10% के आसपास डिविडेंड यील्ड तो बनी गई है, सो सिचुएशन यहाँ नहीं तो वहां से बेटर हो जानी है। आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए इस समय आईओसी और कैस्ट्रॉल इंडिया, ये दो स्टॉक्स जो है वो ऑयल इंडस्ट्री से थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हालांकि हाल फिलहाल में अभी डिविडेंड भी मिला है, लेकिन मुझे लगता है आप जो एवरेज करने की सोच रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। 110 के आसपास, अगर 110 112, हालांकि 114 रुपये चल ही रहा है, लेकिन 110 112 के पास थोड़ा एवरेज करिए और एवरेज 20-30% पोजीशन पे कर लीजिए। आपकी जितनी क्वांटिटी है उसका एटलीस्ट 20 से 30% पोजीशन। 100 शेयर हैं तो 25 शेयर और ले लीजिए, 200 शेयर हैं तो 50 शेयर ले लीजिए। मुझे लगता है ये रेट ठीक है। इन रेट्स पे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड फॉल आपको नहीं होगा, और अगर आता भी है तो उतना पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अब अपने वैल्यू के लो पर चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप एक बार को एवरेज जरूर कर सकते हैं। तो एवरेज तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, और स्पेशली आईओसी ज्यादा बेटर सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है, उसको आप एक बार को एवरेज कर सकते हो कंपेरेटिवली किसी और ऑयल कंपनी के। इसको आप पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। केनरा बैंक, एक हेमराम साहब का सवाल है। इनके पास 200 रुपए के दाम पर की खरीदारी है केनरा बैंक के अंदर, और ये एक और ऐसा पक्ष है जो कि कंपेरेटिवली सस्ता तो है वैल्यू वाइज, लेकिन चल नहीं रहा है। सो कैसे देख रहे हो डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए क्योंकि 200 रुपये पे बाय है, पोजीशन थोड़ी सी गिरी हुई है, 80 रुपये के पास चल रहा है लगभग। देखा जाए तो 50% से ज़्यादा डिस्काउंट दिख रहा है, लेकिन इन लेवल्स पर थोड़ा अभी कंसोलिडेट करेगा। 75 तक अभी इसके भाव आ सकते हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा वेट करिए। यहाँ पर अभी इमीडिएट एवरेज मत करिए, और ऐसा नहीं है कि घबराइए नहीं। देखिए 1-2 महीने में सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो रिवर्ट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस समय पूरे मार्केट में गिरावट है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है, थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना है। तो 75 के आसपास आता है, सुमित जी को वापस तंग करिएगा, हो सकता है वहां पर एवरेज करें और सही टाइम पे सही जगह पे निकल सकें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बैठे कमेंट्री कर रहे हो, मुझे लग रहा है मुझे तंग करने की नौबत आएगी नहीं। ज्यादा बेहतर सिचुएशन में तो आप बल्लेबाजी कर रहे हो फिलहाल। खैर, एक डॉक्टर एस के मिश्रा साहब सवाल पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल में क्या करना चाहिए। इनके पास पोजीशन पड़ी हुई है और ये स्टॉक भी काफी टूटा है, हाई 350 रुपए के आसपास से 200 रुपए के नीचे आज मूव कर गया। क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए जियो फाइनेंशियल का जो लोवेस्ट लेवल दिखाई देता है वो 180 का दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी देखिए, मैं बार बार क्यों लेवल्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है सुमित भाई, जब स्टॉक गिरता है ना तो हर आदमी कहता है ये बढ़िया टाइम है, बेस्ट टाइम है, खरीद डालो, दोबारा प्राइस नहीं दिखेंगे। पिछले 6 महीने से कहते कहते उसका बेस्ट टाइम आते आते 40% 50% स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। तो आपका मैं समझता हूं धैर्य टूट जाता है, लेकिन धैर्य का कॉन्फिडेंस आपका तभी बना रहेगा जब आप सही जगह पर निवेश रखेंगे। अगर आपने 350 पर निवेश कर लिया तो अब आप सब कुछ धैर्य और साहस सब कुछ टूट जाएगा, फिर आपको लगेगा गलत डिसीजन हो गया। अब जो लेवल बता रहा हूं इसलिए ध्यान रखें, 180 इन लेवल से पहले खरीदारी नहीं करनी, प्लीज नोट कर लीजिए। एवरेज भी नहीं करना, फ्रेश बाय भी नहीं करना, थोड़ा सा रुकना है। और जब अब पहले की पोजीशन है तो अब
पहले की पोजीशन तो ऐसी गली की हड्डी बनी है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, तो उस पर थोड़ा सा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पोजीशन को बहुत जल्दी इंक्रीज मत कर लीजिए जिससे कि आप फंस जाए। तो यहाँ पर 180 का इंतजार करते हैं। 1-2 वीक में अगर पलटा भी, स्टॉक पलटा भी, तो भी 220 के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो चढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर अच्छी जगह पर निवेश करने के लिए आपको यहाँ पर ढांढस बनाकर सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, 180 के इर्द गिर्द कहीं मिले तो एक बार को आप कॉल लीजिएगा, लेकिन अभी एक तो भरपूर एवरेज करने की कोशिश मत करिए फॉलिंग नाइफ में, जहां स्टेबल हो वहां कॉल लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ सुनील जी मौजूद है धनबाद से। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी। हेलो, नमस्कार सर। हाँ सर, आरबीएनएल का 70 शेयर है हमारे पास सर, 76 के रेट पे। क्या करना चाहिए सर? ओके। और क्या नजरिया रखते हो आप इसमें? सर साल 2 साल तक सर। साल और 2 साल के आसपास रख सकते हो। डॉक्टर साहब, इनके पास आरबीएनएल के शेयर हैं। अच्छी बात है, खरीदारी का दाम सही है, करीब 76 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 70 शेयर इनके पास है। लेकिन बाजार के इस फॉल में ये भी जिस तरह से ऊपरी इस तरह से पूरा रेलवे टूटा है, ये भी टूटा है। इनका नजरिया 1 से 2 साल का है, करना क्या चाहिए ना? देखिए, स्टॉक तो वैसे भी इनके रिटर्न से देखें तो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है और आगे भी देने की क्षमता रखता है। तो अगर ज़रूरत नहीं है पैसे निकालने की तो फिर पड़ा रहने दीजिए, स्टॉक वापस चलेगा। अभी जो 326 का रेट दिख रहा है, हो सकता है आपको ये 280 या फिर 300 के बीच के रेट दिखाई देंगे, लेकिन आपकी परचेज प्राइस ऐसी है कि उन प्राइस पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल बुक मत करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक वापस से आएगा 420, 450 ये सब सीरीज़ में आएगा, लेकिन इस पूरे सर्किल को घूमने में उतना ही टाइम लगेगा, लगभग 6 से 8 महीने। तब तक मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने लेवल बता दिया, 300 280 के पास आता है तो सुमित भाई को वापस तंग करिए। तो 380 के अराउंड कहीं मिले तो एक बार को दोबारा कॉल लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल तो बने रहो, अच्छे गेन में हो ऑलरेडी, आप होल्ड करिए, ज्यादा बेटर है। राहुल कुमार जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए अमृतसर से। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आपका? जुपिटर वैगन पर सवाल है मेरा। ओके, आपने खरीद रखा, खरीदना चाहते हो? हेलो। हाँ सुन पा रहा हूँ राहुल जी, आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं? शादी शेयर 335 के भाव पर। ओके ओके, तो अभी क्या आप और खरीदारी की इच्छा रखते हैं इसमें? हाँ जी, मैं एवरेज करना चाहता हूँ, 1 साल का नजरिया है मेरे वैसे। ओके, डॉक्टर साहब करना क्या चाहिए? जुपिटर वैगन इन्होंने खरीद रखा है, 40 शेयर है, करीब करीब 335 रुपए के दाम पे खरीदारी है। अभी क्या करना चाहिए? ये भी रेलवे में काफी टूटा है और ये चला भी बहुत था, अभी क्या करें इसमें? देखिए, इस स्टॉक में भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 280 के पास चल रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्शन तो ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते की कंसोलिडेशन यहाँ पर हो जाए। हालांकि मैंने इसका प्राइस दिया था कि 280 आएगा, उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आज वही अपडेट है कि 280 तो आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर 1-2 हफ्ते का वेट कर लीजिए। इस जगह पर अगर रुकेगा तो ही बढ़ेगा, नहीं तो थोड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो एवरेज अभी रुक जाइए, 1-2 हफ्ते के बाद, यानी कि आज मंडे है, ट्यूसडे है, मंडे है सॉरी, अगले मंडे या ट्यूसडे तक के लिए अभी वेट कर लीजिए। इन्हीं लेवल्स पर रहा तो भी चढ़ जाएंगे, नहीं रहा नीचे गिरा तो बल्ले बल्ले थोड़े नीचे खरीदारी करेंगे। डॉक्टर साहब लगता है संडे मिस ज्यादा कर रहे हो आप, इसलिए मंडे ट्यूसडे में कंफ्यूज हो रहे हो कि आज मंडे की ट्यूसडे। खैर, लेकिन हाँ हफ्ते की बात हो चुकी है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। सुमित भाई, हो क्या गया है कि आपके इस शो की वजह से दूसरे और चैनल जो है ना, वो भी अब संडे को इस तरीके के कॉलर शोज रख दे रहे हैं आपके। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल मीडिया पे ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। छुट्टियाँ यहाँ पर मिल नहीं पा रही, संडे को भी जो है वो पूरे के पूरे कॉलर शोज चला रहे हैं आजकल। तो आपको पता है डॉक्टर साहब, अच्छे काम का इनाम क्या होता है? थैंक यू भी नहीं होता। नहीं, और ज्यादा काम होता है। जी। चलिए, खैर एक सवाल आया है बितुल जी का। इनके पास टाटा पावर है, 300 शेयर है, 420 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है। अब तो नीचे आ गया, थोड़ा स्टेबल भी हो रहा है टाटा पावर, करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, 3 शेयर टाटा पावर के नाम पे याद आते हैं, टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी। एनएचपीसी ने तो अभी बढ़िया डिविडेंड यहाँ पर दिया आपको, तो मुझे ऐसा लगता है
342, 340, 315 ये जो लेवल्स हैं टाटा पावर के लिए एवरेज के लिए अच्छे हैं। पावर ग्रिड पे अगर स्विच करना चाहते हैं तो भी 250 का भाव यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव है। एनएचपीसी लेते हैं तो भी 72-70 का भाव अच्छा है। तो अगर एवरेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल 320 और 300 के आसपास एवरेज कर सकते हैं। 342 चल रहा है, कंसोलिडेट होने दीजिए। 1-2 हफ्ते में या तो 360 के ऊपर पकड़ लेंगे या फिर 320 के पास पकड़ लेंगे। स्टॉक अच्छा है, घबराइए नहीं, ये सब स्टॉक आपको लॉस नहीं देंगे। तो आप लॉस नहीं खाएंगे, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट प्राइस एंड टाइम व्हाट मैटर्स। बाकी आप आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है, आराम से आपको बने रहने कोई हार्म नहीं है इसमें। नीचे कहीं मिला आप ऐड भी कर सकते हो। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज लोहानी साहब मौजूद है नैनीताल से। लोहानी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, रवि सर नमस्कार। नमस्कार लोहानी साहब, डॉक्टर साहब भी आपको सुन पा रहे हैं। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास एस्ट्रल के नहीं एसआरएफ के शेयर है सर, 2199 पे 50 शेयर हैं सर। ओके, और कितना समय से आप और दे सकते हो? वैसे मैं देने के लिए समय दे सकता हूँ, मुझे इसकी कोई वो नहीं है, बट अभी जिस तरीके के हालात हैं मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इसमें कोई डाउनफॉल देखने को ना मिले मुझे। तो लोहानी साहब, बाजार के हालात क्या हो, तो गिरावट और तेजी तो बाजार का हिस्सा है, तो इसमें क्या ही घबराना। तो आप कब से निवेश है तो मार्केट में? मेरे को हो गया है 1 साल से ऊपर हो गया। तो लोहानी साहब, ये पहला बड़ा फॉल देख रहे हो आप मार्केट में? जी घबराइए नहीं लोहानी साहब, बाजार यही मार्केट है जिसने 3 बार 4 बार के बड़े बड़े फॉल देखे हैं, लोअर सर्किट देखे हैं, उसके बाद यहाँ तक पहुंचा है। तो ये गिरावट तो हिस्सा ही रहता है मार्केट का, तो इसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से अच्छी शेयर आपने मेरी उसके पोर्टफोलियो साथ में एक सिंगल ही शेयर है जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? बाजार की गिरावट में ये डर है कि जो परफॉर्म कर रहा है वो भी परफॉर्म करना बंद ना कर दे। अब क्या करा जाए? देखिए सुमित भाई, लास्ट वीक जब हम लोग कर रहे थे शो तो मैंने कहा था कि एसआरएफ को बाय कर लीजिए, और आप देखे होंगे कि ये लास्ट वीक से अब तक में ना ये रॉकेट हो गया गिरते मार्केट में। आपको याद हो हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे थे कि बाय ढूंढा क्या जाए, तो एसआरएफ हम लोगों ने ढूंढा था। अब हुआ क्या है कि एसआरएफ की देखिए चाल तो बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, अच्छी जगह पे बाय कर रखा है सर। 2122 पे बाय कर रखा है। घबराना क्या है सर, 3500 तक के टारगेट आपको जब आएंगे तब प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। छोटी मोटी गिरावट आ सकती है, लेकिन ये स्टॉक 2350 या 2370 से नीचे जा पाने में सक्षम नहीं है। तो फिलहाल आपके लिए रिस्क काफ़ी कम है। अगर आपको लगता है कि पैसे की ज़रूरत है, प्रॉफिट थोड़ा निकाल लिया जाए कहीं और, क्योंकि और भी चीज़ों में स्टॉक्स में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 2450 2480 के पास जैसे ही ये मिलता है तो दोबारा सीढ़ी जरूर चढ़ जाइएगा, नहीं तो अगली बार आप चढ़ नहीं पाएंगे और ये फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर जाएगी, और टेक ऑफ करके 3500-3600 के लेवल ले जाएगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा है। तो लंबी अवधि के हिसाब से स्टॉक बढ़िया है, आप बने रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक पुरानी कंपनी है, श्रीराम फाइबर्स का पूरा नाम है, और ये जो कंपनी है ये भरत रामचंद्र राम ग्रुप की कंपनी है, बहुत पुराना ग्रुप है, इसकी कंपनी है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मुकेश जी का आया है नागालैंड से। ये पूछ रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए चंबल फर्टिलाइजर और नैटको फार्मा, 2 नाम इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। इन दोनों में कहां पर लॉन्ग जाना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए फिलहाल मैं 2 हफ्तों के हिसाब से अगर देखता हूं तो मैं दोनों शेयर बिल्कुल बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा करेक्टिव फेज में लग रहे हैं। लेकिन सुमित भाई, आपने अभी जो इससे पहले स्टॉक उठाया एसआरएफ, अगर मुझे 2 हफ्तों के लिए बाय करना है तो मुझे लगता है 3200 के टारगेट ये दिखा सकता है, इसको बाय किया जा सकता है। तो अगर करंट लेवल पर देखते हैं तो मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर थोड़ा ओवर हो गया है, और अब 550 या 570 मैक्सिमम 570 के पास आके टूटता हुआ सा नजर आएगा। तो थोड़ा करेक्शन का वेट करेंगे। अगर बाय करने की सोच रहे हैं तो 520 से पहले खरीदारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं बनती है। तो यहां पर आप अप ट्रेंड में है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए 1-2 हफ्ते के हिसाब से अभी नहीं बनता। तो फ्रेश एंट्री के लिए अभी नहीं एंटर करिए, लेकिन हाँ थोड़ा समय देंगे तो आपको शायद आराम से अच्छा इसका रिवॉर्ड गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़ता है। एसआरएफ सीम्स बेटर अदरवाइज, लेकिन मार्केट सिर्फ 2 हफ्ते के लिए नहीं है, मार्केट 2 डिकेड्स के लिए होती है। उस हिसाब से सोच के चलिए, ज्यादा पैसा बना पाएंगे एटलीस्ट आप। सीमेंस जैद अली साहब के पास है, 7800 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। 1 साल का नजरिया है और ये बहुत नीचे आ भी चुका है। करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब इसमें? देखिए फिलहाल इस स्टॉक में अगर फ्रेश निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो मेरा कॉल वही है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, बिकॉज ये हफ्ता काफ़ी
कॉम्प्लिकेटेड है और इस हफ्ते में अभी थोड़ा सा जो है वो थोड़ा करेक्शन और हो सकता है। लेकिन एसआरएफ, सीमेंस, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म की रणनीति के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं और आपने देखा लार्ज कैप का स्टॉक 50% करेक्शन पे मिल रहा है और 4800 के पास चल रहा है। 4500 इसका बेस्ट लेवल नज़र आता है, तो उन लेवल्स पर अगर मिलता है तो खरीदारी करेंगे और अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते हैं। लेकिन स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म पे अगर किसी ने 6500 पे खरीदे हैं तो एवरेज की तैयारी करिए। 4500 से 4200 के भाव मिलेंगे तो वहाँ पर एवरेज जरूर करिएगा, क्योंकि आपको आपके ही स्टॉक पे एवरेज करके ही आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। कोई दूसरी और कोई तरकीब यहाँ पर अभी नहीं नजर आएगी। मार्केट जब चलता है तो कुछ नहीं सोचता है और जब मार्केट गिरता है तो आपको बिल्कुल साथ नहीं देता। तो यहाँ पर बिल्कुल मत घबराइए, फंडामेंटल अच्छे हैं लेकिन थोड़ा समय इसका अभी खराब चल रहा है। अच्छी कंपनी बुरे दौर में फिलहाल आपको मिल रही है, नीचे की तरफ कहीं मिल जाए तो आप एक बार उस पर फर्दर पोजीशंस को और लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। इसके अलावा लवी पुनिया साहब रेगुलर दर्शक भी हैं, इनका इनका सवाल वही है, जियो फाइनेंस में कहाँ एंट्री करें, वोल्टास में कहाँ एंट्री करें। डॉक्टर साहब, गर्मी शुरुआत हो ही गई है, मुंबई तो है ही गर्म और दिल्ली भी धीरे धीरे गर्म हो ही रहा है। सो करना क्या चाहिए? अगर वोल्टास में एंट्री करनी तो कहाँ एंट्री करनी चाहिए? देखिए, अगर ये सोच के एंट्री कर रहे हैं कि गर्मियों पे हमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है तो देखिए बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन अभी समय सही नहीं है। थोड़े से स्टॉक्स जो है वो और करेक्टिव हो सकते हैं और 1170 1150 के भाव आ सकते हैं, पहला तो वहाँ पर एंट्री बनती है। दूसरा, इस समय अगर पावर सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो मैंने अभी ऑप्शन आपको दिया था, टाटा पावर या उनको ले लीजिए अगर गर्मी का मज़ा लेना चाहते हैं, गर्मी में सर्दी का मज़ा लेना चाहते हैं, मतलब आपका जो बिल है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ये स्टॉक थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट दे जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वोल्टास एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहा। तो और दूसरा, जियो फाइनेंशियल की बात करें, मैंने पहले ही बताया आपको कि 180 बेस्ट लेवल है, उससे पहले हुंकार भरने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप छुपे हुए बैठे रहिए, खरीद भी लीजिएगा, दूसरों को मत बताइएगा। तो खरीदारी कर भी लीजिएगा, दूसरों को बताइएगा, सिवाय डॉक्टर साहब के तो उन्होंने खरीदारी कर ली है, लेकिन बाकी हाँ बने रहने में कोई दिक्कत नहीं स्टॉक्स के अंदर। अब स्वप्ना सिंघा जी के पास वाटेक वबाक के शेयर हैं और 1415 रुपए के दाम पे उनकी खरीदारी है। सवाल ये है कि क्या ये वापस आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या ये भाव आएंगे? इनफैक्ट डॉक्टर साहब, ये सवाल मेरा भी है, बहुत लोगों के सवाल उठ रहे हैं इस समय कि क्या उनके भाव कभी उन्हें देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पोर्टफोलियो जिस तरह वाइप आउट हुआ है। तो क्या ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है या सच में नहीं आएंगे भाव? सुमित भाई, आपने बहुत हार्ड क्वेश्चन बहुत सॉफ्टली पूछ लिया है और जिसका आंसर जो है वो लोगों को बहुत डिप्रेस कर सकता है। तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और रेट टू रेट अगर आप 50, देखिए एक सिंपल थ्योरी है, एक स्टॉक मैंने 100 रुपये पे खरीदा, वो स्टॉक 50 रुपये आ गया, सुमित भाई समझिएगा, अब 50 रुपये आ गया है और उसको वापस 100 रुपये आने के लिए मार्केट को कम से कम 100% चलना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि क्या 100% स्टॉक चल सकता है और क्या पूरे ही स्टॉक 100% चल सकते हैं? अगर 100% चलेंगे तो इसका मतलब है बहुत से स्टॉक जो है वो 2-300% रन कर जाएंगे। ये क्वेश्चन एक बार को आप जरूर पूछिएगा और इसीलिए मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं। तो 100% मार्केट चलने के लिए कम से कम आपको 2 साल 2.5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है, आंसर ये है। लेकिन उस 2-2.5 साल के समय को कम करने के लिए अपनी चाल को बदल सकते हैं। अब इस स्टॉक को अगर देखें, कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है, एग्जिट कर लीजिए। अभी 950 और 780 के लेवल देखना बाकी है। फंडामेंटल भी यहाँ पर था काफ़ी पुअर हैं और जब टूटा है तो आप चार्ट देख पा रहे हैं, वॉल्यूम के साथ टूटा है और जब खड़ा हुआ है तो वॉल्यूम ड्राई हुए हैं, इंडिकेट करता है कि स्टॉक अभी नहीं चलेगा। फिलहाल ऑप्शन आपके पास है, आप जैसे मैंने अभी बताया टाटा पावर है या फिर पावर ग्रिड है, इनमें चले जाइए, ज़्यादा बेटर है। अगर इसी इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं तो इससे थोड़े दिन के लिए दूरी बना लीजिए। तो राय आपको दी गई है वाटेक वबाक के संदर्भ में भी, आप देख सकते हैं इसको। पंकज हमारे साथ मौजूद है अब बातचीत करने के लिए हिसार से। पंकज जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार पंकज जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है हिंदुस्तान जिंक पे सर। ओके, किस मैंने भाव पे सर खरीदारी है? 400 ले रखे हैं सर मैंने। हेलो, हाँ सुन पा रहा हूँ सर, किस भाव पे? सर मेरे पंकज पास जी, किस भाव 400 पे? शेयर हैं 600 रुपए के भाव पे। ओके, और ये खरीदारी सर। कब की थी आपने? सर जब पहले रवि सर आते थे तब मैंने की थी सर।
रवि सर पहले आते थे, इसकी कोई समय अवधि नहीं है आपके पास कि 2 महीने पहले, 6 महीने पहले? लगभग सर ओके, 6 महीने हो गए होंगे सर उस बात को। तो आपको डिविडेंड भी तो मिले होंगे कुछ अभी हाल फिलहाल में, 1 या हाँ 2? जी हाँ जी हाँ जी सर, मेरे को 5400 कुछ रुपए पता ऐसे कुछ मिला था सर। डिविडेंड के तौर पे सर वो 5400 रुपए जो है वो इसी का ही हिस्सा है, तो आपकी कॉस्ट उतनी कम भी हो जाती है ना, जितने के दाम पे आपने खरीद रखा है। लेकिन ये कंपनी हाँ वैसे जी खराब नहीं है, डिविडेंड पेइंग मशीन है, आराम से डिविडेंड आपको देता रहेगा समय समय के साथ। अब डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान जिंक 400 शेयर है, खरीदारी थोड़ी ऊपर के दाम पर है, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि कंपनी बहुत बढ़िया डिविडेंड पे ऑफ करती है। सो कुछ समय होल्ड करेंगे तो घाटा अपने आप ही कम कर देगी। आप क्या राय रखते हैं इस पर? बिल्कुल सुमित जी, आप सही कह रहे हैं। और इस समय जो मार्केट चल रही है और आगे जो मार्केट का जो मूवमेंट है उस पर यही फ़ायदेमंद ज़्यादा है कि कम से कम शेयर तो पेन दे रहा है, लेकिन डिविडेंड अगर मिल जाए तो उसका एक अलग ही मज़ा है। कई कई बार आप जाते हैं जब कोई ख़रीदारी करते हैं और उसके साथ फ्री गिफ्ट मिलता है, तो चाहे वो भले महंगा मिल रहा हो, लेकिन उसकी जो खुशी है उसी पे पूरी की पूरी लाइफ सर्किल जिंदा है। क्योंकि सुमित भाई, मैं देखता हूँ कई जो मॉल्स पे जाता हूँ, दुकानों पे जाता हूँ, वो दिखाते हैं कि आपको ये फ्री मिल रहा है, लेकिन कभी जब बैठ के 5 मिनट लगाइए तो पता चलता है उसके पैसे भी आप ही दे रहे होते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में जो डिविडेंड मिलता है वो ऐसे साथ नहीं होता, वो आपको एक्स्ट्रा ही मिलता है। तो मेरे हिसाब से बने रहिए सर, घबराइए नहीं। 380 चल रहा है, अगर कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो खरीदारी करिए। अगर आप खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं तो ऐसी कोई सिचुएशन खराब नहीं हुई है इस कंपनी की, आप समय दे सकते हैं, बने रह सकते हैं, डिविडेंड मिल ही रहा है आपको, और वैसे भी सही कंपनी है, कैश रिच सिचुएशन, मतलब कैश फ्लो अच्छे हैं, डेट है थोड़ा लेकिन ठीक है, अदरवाइज कंपनी बढ़िया रिपेमेंट्स करती रहती है, तो आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। रवि सर आपके एक बढ़िया प्रशंसक हैं, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि बजाज हिंदुस्तान में इनको 60% से ज्यादा का घाटा हो रहा है, और इनफैक्ट ये टूटने वाले शेयरों में अगर ऑल टाइम हाई से देखूं तो 93% के आसपास वाइप आउट हो चुका है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, 60% का आपको नुकसान हो गया है और बजाज हिंदुस्तान इस समय एक ऐसे लेवल पर चल रहा है जहाँ पे कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि पुल बैक आ सकता है। तो मैं अभी 60% के नुकसान पे आपको एग्जिट तो नहीं करने की राय दूंगा, लेकिन ये भी कहूँगा कि बाय मत करिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। 26-26 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं लोअर साइड पे, 15 के नीचे का लेवल नहीं दिखाई देगा। तो सर देखिए, मूवमेंट तो नहीं है, बहुत ड्राई मूवमेंट है, लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि सरकार कुछ शुगर उगर को लेके आगे थोड़ा सा कुछ अनाउंसमेंट करे जिससे कि ये स्टॉक चलता हुआ नजर आए। लेकिन फिलहाल शुगर इंडस्ट्री के अभी शेयरों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो फ्रेश बाय बिल्कुल मत करिए, चाहे वो शुगर के दूसरे स्टॉक्स हों, और इसके लिए अभी वेट कर लीजिए। तो फिलहाल बने रहिए, ये आपको राय दी गई है, लेकिन नई शेयरों में खरीदारी चीनी क्षेत्र में एटलीस्ट अभी आप अवॉइड करिए, ये रवि सर का मानना है। एक सवाल है अनुजा जी का, इनके पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में नई एंट्री करने की इच्छा रख रही है। करना क्या चाहिए रवि सर, इसमें क्या एंट्री की जाए या फिर अवॉइड करें? मेरे हिसाब से 1 हफ्ते अभी यहाँ पर और समय देना पड़ेगा, 1 हफ्ते तक अभी और थोड़ा वेट कर लीजिए। पुल बैक जरूर दिखा है, लेकिन ये पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा। 190 से 200 के लेवल वापस आ सकते हैं, घबराइए नहीं, छूटेगा नहीं, ये वापस ही आएगा। तो ये कहीं जाएगा नहीं, एक कम बैक तो दिखाएगा ही। एक ही इसमें ओवरहैंग है कि प्रमोटर की होल्डिंग 82% है, सो 7% के आसपास प्रमोटर को अपनी होल्डिंग घटानी पड़ेगी अगले 3 सालों में, ये एक ओवरहैंग जरूर है, तो उसको आप अदरवाइज जरूर ध्यान रखिएगा। अब दिल्ली चलते हैं, वहां पे जितेंद्र कुमार साहब हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सुमित जी। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल जेनटेक पे है सर से। 50 शेयर परचेज किए 981 पे। ये जब तेजी आई थी तब खरीदारी की है, जब जो भी नीचे नहीं गिरावट आई अभी उसमें? जब वो उसकी अभी जो गिरावट आई थी उसमें लिए थे मैंने, ओके ओके। जब वो और सर्किट कितना लगा समय था आपने नीचे का। शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया था सर। तो जितेंद्र जी 3 को महीने। स्टॉप लॉस नहीं किया? नहीं स्टॉप लॉस नहीं था सर, वैसे तो ऊपर ही चल रहा है फिलहाल। हाँ ये तो है, लेकिन खैर फिर भी ये थोड़ा वॉलेटाइल शेयर है, थोड़ा ध्यान संभल के काम करना आप इसमें अदरवाइज। जी जी। सो डॉक्टर साहब क्या करा जाए? इनके पास जेन टेक्नोलॉजीज की शेयर है, 981 रुपए के दाम पर की खरीदारी है। सो फार तो कोई स्टॉप लॉस नहीं लिया, नौबत भी नहीं आई है, लेकिन अभी क्या करें आगे? मेरे हिसाब से मौका मिल रहा है, थोड़ा सा आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है, निकल जाइए वापस से 850 आ जाएगा, कुछ दिन वेट कर लीजिए, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, एंजॉय करिए। जितेंद्र जी एक दूसरी रणनीति ये भी हो सकती है कि आप या तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, जहां तक मिला वो आपका, और जहां बुक करना है वो तो रवि सर कह ही रहे हैं कि आप बुक करके निकल सकते हो। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिएगा। इस क्वार्टर के नंबर बहुत वीक थे, जिसके दम पर इसमें एक बड़ी बिकवाली आई थी,
लेकिन अब आपको जो लेवल्स बता रहे हैं वो लेवल्स के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। सुमित भाई, ये इसके कभी अलावा कभी स्टॉक मार्केट में लक से भी प्रॉफिट आ जाता है, तो ये गिरते मार्केट में एक लक ही इनका चल रहा है, बिकॉज ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर काफ़ी पुअर है। तो इस तरीके के स्टॉक को लक पे ही काट लेने पे ज़्यादा समझदारी। तो जितेंद्र जी, जैसे जैसे मौका मिल रहा है वैसे वैसे आप रणनीति बना सकते हैं। नितिन कुमार साहब पूछ रहे हैं क्या कोल इंडिया के अंदर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? वैसे भी आज अच्छा फॉल आया है और यील्ड और इंप्रूव हुई है, इसकी डिविडेंड यील्ड भी अब 7% 8% की रेंज में पहुंच गई है। तो डॉक्टर साहब करना क्या चाहिए इसमें? बिल्कुल, देखिए 350 का जो लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है, और इन लेवल्स पर मैंने पिछली बार भी बोला था कि थोड़ा खरीदिए, और आप देख रहे होंगे कि 350 के आसपास आने के बाद पुल बैक जरूर दिखाता है। डिविडेंड के हिसाब से अगर देखें तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है, और सुमित जी ने तो फिलहाल बता ही दिया है। मुझे लगता है बिल्कुल 350 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 57 चल रहा है, कुछ नहीं तो 20-30% अभी खरीद लीजिए, 350 पे और खरीद लीजिएगा। तो अभी आप और खरीदारी या फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर लीजिए, स्टैगर वे में खरीदारी कर लीजिए। यहाँ थोड़ी गिरावट आए और ऐसे करके एक्यूमुलेट करते रहिए। डिविडेंड यील्डिंग वैसे ही इंप्रूव हो चुकी है, तो उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। एक सवाल और आया है नितिन जी, सॉरी राजी अहमद साहब का। इनके पास बीएचईएल के शेयर है, करीब करीब 61 रुपए के दाम पे खरीदारी, और 951 शेयर इनके पास है। डॉक्टर साहब, कम होता है ऐसा कि बीएचईएल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गेन आ रहा हो? इन्होंने बहुत बढ़िया गेन भी देखा है, लेकिन वो गेन कम हो गया है। अब क्या करना चाहिए बीएचईएल के अंदर? देखिए, गेन कम जरूर हुआ है, लेकिन ये गेन अभी वापस रिट्रैक्ट करता हुआ नजर आएगा। करंट लेवल पे जरूर थोड़ी सी आपको गिरावट दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोअर लेवल की लास्ट गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और वैसे भी ये स्टॉक में दमखम बहुत है, मार्केट चलता है तो ये रॉकेट हो जाता है, नहीं चलता तो थोड़ा खड़ा रहता है और बीच में डर डर के गिरता है। तो मुझे लगता है सर घबराइए नहीं, आपका प्राइस ऐसा बेस्ट प्राइस है कि वेट कर लीजिए। फिलहाल ये स्टॉक 170 के नीचे जा पाना थोड़ा मुश्किल है, खरीदना भी हो फ्रेश खरीदने वाले लोगों के लिए भी ये लेवल्स 170 का आपके लिए अट्रैक्टिव है। छोड़िएगा नहीं, पकड़ लीजिएगा, मेरी ज़रूरत नहीं है। सुमित भाई को फिर बताइएगा मैंने 170 पे पकड़ा था सर, 220 आ गया, आप क्या करूं, बुक कर लूं? चलिए, बढ़िया, आपको लेवल बताए हैं 170 और 220 के आसपास, उनको आप एक बार को रेंज के हिसाब से भी प्ले कर सकते हैं। ट्रेडिंग बाय अभी हैंडल से एक सवाल आया है अदानी पावर के ऊपर। इन्हें 40% के आसपास का लॉस हो रहा है, ये एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं, पूछ ये रहे हैं कि कहां पर एवरेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोई राय है क्या आपकी इस पर? देखिए, अदानी पावर रोलर कोस्टर राइड दिखाता है, ये पहले भी मैंने बताया है। एवरेज करना है तो 460 450 पे करिएगा, लेकिन सर ज़्यादा लंबा मत रखा करिए। 550 आ जाए नमस्ते कर लिया करिए, प्रॉफिट बुक कर लिया करिए। छोटा मोटा रेंज दिखाता रहता है, फंस जाइए तो होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल एवरेज करने के लिए 460। एक सुरेश कुमार साहब पूछ रहे हैं कि क्या तेजस नेटवर्क के अंदर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? ये सर ऊपरी स्तर से टूटा भी है, वैसे टाटा के सारे शेयर टूटे तो ये भी नीचे आ गया, लेकिन इस फॉल के अंदर क्या फायदा उठा के ऐड करना चाहिए ना? देखिए, फिलहाल तेजस नेटवर्क के अंदर कोई तेजी की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही, और अभी तो जो हालात है उसमें ये स्टॉक 600 रुपये आने वाला है, तो 100 रुपये गिरावट आ सकती है। एग्जिट होने के लिए पूछते तो मैं ज़रूर कहता कि 700 के नीचे ज़रूर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये 600 से 550 के सीरीज़ में आने वाला है। तो चाल तो नहीं बदलेगी, लेकिन गिरावट बढ़ सकती है। चाल तो नहीं बदलेगी, लेकिन गिरावट जरूर बढ़ सकती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर काम करिएगा। जॉन साहब का एक सवाल आया है कि ये साउथ इंडियन बैंक में ऐड करने की या खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, कौन सा लेवल कंफर्टेबल लेवल है जहां पर ये खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, साउथ इंडियन बैंक बहुत छोटी रेंज चलता है, वो ऊपर में 28, नीचे में 22, 21-22 चल रहा है सर, मौका है, ले लीजिए, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे करके अगर स्टॉक मार्केट का पैसा कहीं पार करना हो और बिना रिस्क के पार करना हो तो भी ये अच्छा होता है। कई ऐसे टाइम पे मैंने इस स्टॉक को इसलिए यूज़ किया है कि पता चला आज कुछ खरीदने को नहीं मिला, लेकिन फंड तो कहीं डाल के जाना है, तो इसको खरीद के छोड़ दिया। दूसरे दिन 2-3 दिन में कुछ 50-60 पैसे मिले तो काट लिया, नहीं मिला तो छोड़ दिया, पड़ा हुआ है, जब नई अपॉर्चुनिटी आई तो लिया। तो 21-22 रुपये बेस्ट लेवल है। 23-40 चल रहा है, 23 रुपये के आसपास तक लगा लीजिए ऑर्डर, कोई बात नहीं है। और ऊपर में लेकिन 27-28 आता है तो एक बार को कॉल पे वापस एग्जिट होने की राय भी जरूर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो 33-35 रुपये आएगा, लेकिन 1-2 साल में। तो 35-37 रुपए आ सकता है, लेकिन 1-2 साल में अभी नहीं। इसके अलावा सुनील बिश साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास बीईएल के शेयर हैं, 206 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, और कौन से प्राइस पे ये फर्दर और एवरेज कर सकते हैं? आज थोड़ा बहुत रिस्पाइट भी है, करा क्या जाए यहाँ पर? देखिए, 235 बेस्ट लेवल है,
245 जो है वो थोड़े से लेवल 50% खरीदारी के लिए बनते हैं और 280 लेवल एग्जिट होने के लिए बनते हैं। इन रेंज पे ही घूमिए, इसके अलावा अभी मत देखिए। जब चलेगा तब चलेगा, जब गिरेगा तब गिरेगा, लेकिन जो लेवल्स बताए इन पे अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी सही रणनीति होगी और सही जगह प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। 255 चल रहा है, वेट कर लीजिए, 280 आएगा तो जो 206 वाला लिया है उसको बुक कर लीजिएगा, फिर वापस वेट करिएगा, आ जाएगा 245 और 235 अगर आ जाए तो जो खरीदना है सब खरीद डालिए। तो अब अभी के केस में आप ट्रेडिंग करिए या एक रेंज को प्ले करिए, ये आपको एक राय दी गई है खासतौर से बीईएल के संदर्भ में। अदरवाइज आप अपनी पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमाशंकर जी मौजूद हैं अंबेडकर नगर से। रमाशंकर जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया रमाशंकर जी, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके और आप कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। और अंकुल जी ने कुछ शेयर बताए थे, मैंने लिए थे, तो उसमें आजकल डाउनफॉल चल रहा है। बट वैसे बरीड नहीं हूँ, लेकिन एवरेज के लिए पूछ रहा था। जैसे आईओसी है, इरेडा है, बजाज हाउसिंग है। बजाज हाउसिंग मैंने 126 पे लिया हुआ सर, आईओसी 130 पे, इरेडा 191 पे। ओके, तो प्लान क्या करना चाहिए? आईओसी केस में तो अभी डॉक्टर साहब बहुत देर से इसके ऊपर राय दे रहे हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड ही अच्छी हो चुकी है तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना यील्ड बेटर होगा उतना एटलीस्ट आप सेफ रहोगे, इतना परसेंट रिटर्न तो मिल ही जाएगा आपको, तो वहां तो आप खरीदारी कर सकते हो। अब रही बात बजाज हाउसिंग की और आयरेडा की, तो डॉक्टर साहब मुझे याद है रमाशंकर जी, बजाज हाउसिंग के केस में अंशुल सर अक्सर बोलते थे कि ये 100 रुपए के इर्द गिर्द या उसके नीचे मिले तो आप वहां पे एंटर कर लेना अगर आप चाहते हो तो। बाकी एक बार मैं फिर भी डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ, डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए इन्हें बजाज हाउसिंग के ऊपर और आयरेडा के ऊपर, यहाँ क्या किया जाए? देखिए, एरेडा की रोलर कोस्टर राइड चल रही है और कुछ खास उसमें दम नहीं दिखाई देता। तो पहली बात मैं कहूँगा कि एरेडा पे बिल्कुल निवेश तो बिल्कुल मत करिए, एवरेज भी मत करिए, और रेंज भी जो चल रही है वो आपका साथ नहीं दे रही है। और बहुत से लोग इस पर फंसे हुए हैं, ऊपर नीचे कर रहा है, अवॉइड रखिए, ट्रेड बिल्कुल मत करिए। पोजीशन फंसी है, वेट कर लीजिए, पुल बैक आता है तो निकलिए, एवरेज नहीं करिए। दूसरा, बजाज हाउसिंग की जहाँ तक बात करें, देखिए 114, 112, 113 या फिर 100 के जो लेवल हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो सुमित जी कहते हैं स्टैगर्ड वे में 112-13 चल रहा है तो 20-30% इन्वेस्टमेंट कर लिया, 100 चल रहा है तो 90% इन्वेस्टमेंट कर लिया, 95 चल रहा है तो 100% इन्वेस्टमेंट कर लिया, और वापस से 125, 30, 26 जो आपने अभी लेवल आपके खरीदे हुए हैं उन लेवल्स पर आता है तो बुक करके निकल जाइए। लंबा अभी मत रखिए, लंबी चाल के लिए मार्केट नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा स्टैगर वे में खरीदारी करना चाहते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, कहीं ड्रॉप मिले आप खरीदारी कर लीजिए, ऐड करते रहिए स्लोली एंड स्टेडली वे में, लेकिन मोमेंटम जहां मिले वहां उसका फायदा उठाकर आप निकलने की कोशिश करिए, वो भी ज्यादा बेटर रहेगा। ताबिश महमूद साहब पूछ रहे हैं क्या टीसीएस में खरीदारी करनी चाहिए, और उनका एक और सवाल इसके अंदर उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसा भी हुआ है हिस्ट्री में कि ये पहली बार ओवरसोल्ड जोन में आया है टीसीएस, तो डॉक्टर साहब क्या राय रखते हो आप टीसीएस में, क्या इन्हें खरीदारी करनी चाहिए, और दूसरा आपको भी लगता है कि टीसीएस ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है? देखिए सुमित जी, मैं टीसीएस के अलावा अगर किसी टीसीएस के पूरे इम्पैक्ट को देखता हूँ, या आईटी काउंटर और एक प्रॉपर्टी, ये दो काउंटर ऐसे हैं जिनमें मैं पिछले 1-1.5 साल से मैंने कभी बाय किया नहीं, ना कभी राय दिया। आपको अभी भी राय दे रहा हूँ, इन दोनों काउंटर, दोनों सेक्टर से भाग जाइए, नहीं तो भगा भगा कर मार्केट आपको पीटेगा। और उसका सीधा सीधा अंदाजा है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये सब आपको खूब कहेंगे वैल्यू बाय है, लेकिन ये वैल्यू बाय नहीं है, ये आपके वैल्यू को छीनने के लिए बाय है। तो यहाँ पर अभी करेक्शन बहुत है। 3,2800 के टीसीएस के भाव, विप्रो 240 रुपये, इन्फोसिस अभी यहाँ से भी 1,500 रुपये, और मतलब मैं आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ ना, इनको इंतज़ार करते रहिए। इन काउंटर से दूरी जितनी जल्दी बना लेंगे उतनी जल्दी आपका पाप निपट जाएगा, नहीं बनाएंगे पाप बढ़ जाएगा। तो फिलहाल आपकी चॉइस है, बिल्कुल सेंटिमेंट बनाए रहिए, टीसीएस के मालिक बनिए, आप कहिए कि मैं प्रमोटर बन रहा हूं, लेकिन सेंटिमेंट पे नुकसान जरूर आपको आएगा। तो फिलहाल दो सेक्टर, आईटी में बिल्कुल खरीदारी की बाय मत पूछा करिए, और प्रॉपर्टी में जितने स्टॉक में प्रॉफिट आ रहा है ना, निकल जाइए। 2 साल में, आने वाले 2 साल तक मंदी के दौर देखने को मिलेंगे प्रॉपर्टी मार्केट के शेयरों में। तो फिलहाल आपके लिए यही सजेशन है, टीसीएस बिल्कुल मत खरीदिए, आने दीजिए 3200, देखते रहिए। अभी तो 3200 आएगा डॉक्टर साहब मान रहे हैं,
और देखते रहिए आने वाला समय। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी है दूसरा सेक्टर है जिससे आप दूर रह सकते हैं, दो राय आपको दी गई है। डॉक्टर समीर खान साहब पूछ रहे हैं कि क्या बीएससी सही दाम पर आ चुका है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए अभी? मैं सुमित भाई सोच रहा था कि बीएससी पे एक सवाल क्यों नहीं आया, क्योंकि लास्ट वीक जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो ये अचानक से इसमें गिरावट का दौर आया था और हम लोगों ने यही कहा कि भैया जो मिल रहा है वही लेके भाग जाओ, क्योंकि ये गिरावट बढ़ जाएगी। बढ़ी गई है, 4,3800 के लेवल आ सकते हैं। अभी भी अगर आप प्रॉफिट में तो निकल जाइए, आने दीजिए 3800, खरीदेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन इन लेवल्स पर तो नहीं, दूरी बनाइए। तभी तो दूरी बनाकर रखिए, ये आपको राय दी गई है टीसीएस के संदर्भ में। रवि सर, एक सवाल आया है कि आरईसी 410 के रेट पे रुक्मणी जी ने ले रखा है, क्या इसको होल्ड रखें या निकल जाए इसमें से? देखिए, जब इस स्टॉक की चर्चा हो रही है तो सुमित जी मैं एडवांस में 2 स्टॉक और बता देता हूँ, आरईसी, पीएफसी और पीटीसी। इन स्टॉक्स में डिप पे कोई भी एवरेज कर लीजिए, रिस्क नहीं है। आरईसी थोड़ा गिर सकता है 350 तक, लेकिन फिर भी अगर आप रखेंगे तो निकल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बने रहिए, घबराइए नहीं, थोड़ा एवरेज करना है। 350 बेस्ट लेवल है, 376 चल रहा है, पता नहीं आए नहीं आए, लेकिन हाँ 370 के आसपास कंसोलिडेट करता है, 20% एंट्री कर लीजिएगा। 410 एक ऐसा रेट है कि आपको 467 के रेट जल्दी हवा में उड़ते हुए निकल सकते हैं, तो यहाँ पर वेट कर लीजिए। तो आप वेट करिए, ये आपको एक राय दी गई है। सुरेश कुमार साहब पूछ रहे हैं कि जेके टायर के अंदर क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? आप कैसे देख रहे हो इसको डॉक्टर साहब? 250 240 के रेट मैंने इससे पहले निकाले हुए थे, 250 चलिए आ ही गया है, तो यहाँ पर सिर्फ 10% खरीदारी बनती है। 235 240 पे 40% 50%, 220 पे 100% खरीदारी बनती है। यही रेंज फॉलो कर लीजिए, ले लीजिए। तो ये 240 250 की रेंज कंफर्टेबल रेंज दिखाई पड़ रही है। इस रेंज के इर्द गिर्द आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है पैसा लो डिजिटल के ऊपर, आप ट्रैक करते हो अगर, तो करना क्या चाहिए इसमें? पैसा दो मतलब दूर हो जाओ, बेकार स्टॉक है, छोड़ दो इस स्टॉक को। लेके रखोगे दर्द बढ़ता रहेगा, जवाब भी नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी आप दूर रहिए, सीधा सीधा साफ जवाब डॉक्टर साहब की तरफ से आया है। अनवर शेख साहब पूछ रहे हैं कि सीडीएसएल में अगर एंट्री करनी हो, किस लेवल पर एंट्री करना ठीक रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसके माध्यम से 2 स्टॉक और कवर कर लेता हूँ। बीएससी की अभी हम चर्चा कर रहे थे, और एमसीएक्स एक्सचेंज का स्टॉक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, और सीडीएसएल। इन तीनों में गिरावट एक साथ ही आती, कोरिलेशन बहुत बढ़िया है, 80% 85% कोरिलेशन चलता है। तो अगर बीएससी गिरेगा तो ये भी गिरेंगे, एमसीएक्स गिरेगा तो भी गिरेंगे, सीडीएसएल गिरेगा तो भी गिरेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर अभी 5 से 8% की सीधा फॉल दिखाई दे रहा है। अगर इतना फॉल दिखाई दे रहा है तो बाय क्यों करना है? अगर पोजीशन है तो बुक कर लीजिए, फिलहाल एग्जिट होने की राय। ओके, आर्यत्व साहब पूछ रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वो खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, आज 5% नीचे। ये 12 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग बैंक, और बहुत स्ट्रांगली नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। सो करना क्या चाहिए ना? 42 रुपए इसका अट्रैक्टिव लेवल है, उससे पहले नहीं खरीदारी करिए। 42 रुपए के आसपास आता है तो खरीदारी करिएगा। 48 और 52 रुपए दिखेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अभी नहीं, लेकिन 42-48 रुपए के आसपास आए तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। पवन शर्मा साहब का एक सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, कि इनको 2 साल में इनके पास कई शेयर थे जो जिसमें प्रॉफिट इनका पूरा वाइप आउट हो चुका है। तो अब ये चाह रहे हैं कि क्या पूरा का पूरा जो इनकी सिचुएशन है उसको वाइंड अप करके आईओसी, गेल और कोल इंडिया इनमें स्विच कर सकते हैं? आप क्या व्यू रखते हो? देखिए, एक सेक्टर या एक सेगमेंट पे मैं 100% राय नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अगर आप सिचुएशन संभालना चाहते हैं तो आईओसी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। गेल अच्छा ऑप्शन है, बल्कि गेल पे तो मैंने एसआईपी करने की भी राय दे रखी है अगले 2-3 साल 5 साल के लिए, तो आप इसको लेते चल सकते हैं। और लेकिन इसके अलावा जैसे 2 स्टॉक अगर ले लिया हमने, गेल और आईओसी ले लिया, तो 2 स्टॉक पावर के ले लीजिए, 2 स्टॉक फार्मा के ले लीजिए। इस टाइप से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर आपके स्टॉक से आप निकल चुके हैं तो एक्यूमुलेटिव बाय यहाँ पर करें, जिससे कि आपका एवरेज अच्छा हो सके। तो फिलहाल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक जो मैंने बताया 4 स्टॉक्स ऐड कर। तो ये आप देखिए, एक सेक्टर, एक सेगमेंट, एक व्यक्ति विशेष, एक ग्रुप के ऊपर कभी भी दांव मत लगाइएगा। हमेशा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए,
आप स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हैं, लेकिन एक तरफा सबके ऊपर आप एक जैसी राय नहीं बना सकते हैं। एक रोहित सिंह साहब का सवाल आया है कि मोइल इनके पास है, 125 शेयर है करीब 354 रुपए के दाम पर, इसको कितने समय के लिए रखें या लॉस बुक कर लें, ये सवाल है। नहीं, मुझे लगता है कि होल्ड करके रखिए। मोइल है, कोल इंडिया है, कोसिल है, ये सब माइनिंग के स्टॉक्स हैं, डिविडेंड अच्छा देते हैं, थोड़ा सा रुका हुआ है, लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश खरीदारी भी करने की ज़रूरत नहीं, वेट कर लीजिए, वापस आ जाएंगे। तो शायद वापस आता हुआ दिखाई पड़े, सो ऐसी घबराने वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए, आराम से आपका दाम वापस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सोनी कुमारी जी के पास है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर करीब करीब 75 रुपए के दाम पर, और आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर 66 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए, क्या होल्ड करें या एक्यूमुलेट करें? 55 पे आईओबी करिए, और फिलहाल दूसरा अगर आईडीएफसी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि 58 के पास उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, मुझे लगता है थोड़ा वेट करिए, 1-2 हफ्ते बाद एक्यूमुलेट करिएगा, एवरेज करिएगा, तब तक वेट एंड वॉच। चलिए, तो अभी के केस में एटलीस्ट वेट एंड वॉच ज्यादा बेटर चॉइस है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर काम करिएगा। अब सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं रोहतक से। सुरेंद्र जी नमस्कार। सुरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क टूट गया, लेकिन मोतीलाल ओसवाल को लेकर इनका सवाल था, इस पे इनकी पोजीशन है, करना क्या चाहिए इसमें डॉक्टर साहब? देखिए, इस समय तो सारा मार्केट ही गिर रहा है, वैसे इसके फंडामेंटल तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा करेक्टिव फेज में ज़रूर है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर फिलहाल तो यही कह सकता हूँ कि मार्केट जो अभी सिचुएशन उस पर 1-2 वीक का आप इंतजार कर सकते हैं, थोड़ा पुल बैक आने के चांसेस हैं, उसके बाद यहाँ पर एग्जिट या फिर नया कुछ खरीदारी करने की राय रखेंगे, क्योंकि चूंकि स्टॉक आपका इतना गिरा हुआ है कि इन लेवल से अभी करेक्टिव फेज में तो ज़रूर है, लेकिन अगर पुल बैक में 600 के आसपास आता है तो शायद बेस्ट लेवल होगा शायद थोड़ा एग्जिट करने का। हाँ, एक स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिए, 550 के नीचे जाता है तो एक बार पोजीशन जरूर काटिएगा, क्योंकि वो गिरा तो ये बहुत बुरी तरीके से गिरेगा और 420 की सीरीज तक आता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं दिख रहे, पैनिक मत खाइए, थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए।